स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस के चैप्टर 9 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म में ह्यूमंस में रेस्पिरेशन के बारे में जानेंगे। यानी मनुष्यों में रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, मनुष्यों में रेस्पिरेशन की प्रक्रिया के लिए एक सिस्टम होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। और इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में कई तरह के जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं जो उस रेस्पिरेटरी सिस्टम को चलाने का काम करते हैं। तो वो कौन कौन से ऑर्गन होते हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं? तो इन ह्यूमंस रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू रेस्पिरेटरी ऑर्गन। मनुष्यों में जो रेस्पिरेशन होता है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन के द्वारा होता है। और इसमें मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें मुख्य जो ऑर्गन होते हैं, अंग होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? नॉस्ट्रिल होता है, फेरेनेक्स होता है, ट्रैकिया होता है, ब्रोंची होता है ना, ब्रोंचियोलस होता है, पेयर ऑफ लंग्स होता है। ठीक है, अब हम लोग जो है इन सभी ऑर्गन को एक एक करके समझेंगे। ठीक है, उससे पहले इस ऑर्गन को समझने से पहले जो है वो हम जो है दो बातों को जान लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो मनुष्यों में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो दो स्टेप में होता है। एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसे ब्रीथिंग कहते थे, और एक होता था इंटरनल रेस्पिरेशन जिसे हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रीथिंग को समझ लेते हैं कि ब्रीथिंग क्या होता है। ठीक है बच्चों, जो ब्रीथिंग होता है उसमें आपको बताया था मैंने कि जो हम हवा में से ऑक्सीजन जो अंदर लेते हैं उसको क्या कहा जाता है? इनहेलेशन कहा जाता है। और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं एयर में उसे हम एक्सहेलेशन कहते हैं। तो इस तरह से ब्रीथिंग जो है दो स्टेप में पूरा होता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ठीक है, इनहेलेशन में हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीजन रिच एयर अंदर लेते हैं बॉडी के अंदर, और एक्सहेलेशन के में जो है हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो है वो बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, अब ये पूरा ब्रीथिंग प्रोसेस यानी एक्सटर्नल जो रेस्पिरेशन है वो होता कैसे है उसको आपको ये जो डायग्राम दिया गया है इस डायग्राम के मदद से समझते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, जो हमारा ब्रीथिंग प्रोसेस होता है यानी एक्सटर्नल जो रेस्पिरेशन होता है वो 4 स्टेप में पूरा होता है, 4 पॉइंट्स में पूरा होता है। और साथ में कौन कौन से ऑर्गन जो अभी हमने ऊपर बताया था आपको, नॉस्ट्रल, फेरेनेक्स, जो है ब्रीथिंग प्रोसेस में ये सारे काम करते हैं। ठीक है, इसको हम इस तस्वीर के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, पहला प्रोसेस क्या है? एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंटर थ्रू द नॉस्ट्रिल। ठीक है, सबसे पहले हम जो अपना आप देखोगे ये जो नाक वाला पोर्शन है, ठीक है, आप देखो अपनी ही नाक देखो, जो ओपन एरिया है जहाँ पे आप देखो नाक को टच करो, जो सबसे नीचे वाला जहाँ से खुला हुआ है नाक, वहाँ पे देखो नाक फूली फूली सी लगती है, जिसे नथुना कहते हैं। नाक की जो नाक की कील होती है ये लड़कियाँ पहनती हैं, वो वाला जो हिस्सा होता है उसे हम नॉस्ट्रिल कहते हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर से जो एयर होता है वो नॉस्ट्रिल के द्वारा अंदर जाता है, और अंदर क्या होती है? नेसल कैविटी होती है, जैसा आप तस्वीर में भी देख रहे हो, है ना। इस नेसल कैविटी के द्वारा एयर जो है वो अंदर पास आउट होता है। ठीक है, अब ये नेज़ल कैविटी के अंदर क्या होते हैं? छोटे हेयरी लाइनिंग होती है, मतलब बालों की परत होती है। ये बालों की जो परत होती है वो क्या करता है? फिल्टर का काम करता है डस्ट पार्टिकल से। हवा में डस्ट भी तो होता है, तो ये जो पार्टिकल होते हैं, हेयरी लाइनिंग होती है, ये डस्ट पार्टिकल को फिल्टर कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे जो नोज़ल कैविटी है उसमें म्यूकस बनता है, मतलब मॉइस्चराइज्ड रहता है। ये म्यूकस क्या कहता है? एक चिपचिपा पदार्थ होता है, तो जो जर्म्स और धूल के पार्टिकल होते हैं वो इसी म्यूकस में चिपक जाते हैं, और केवल साफ़ एयर ही जो है विदाउट डस्ट पार्टिकल वाली एयर ही अंदर फेरेनेक्स में एंटर कर पाती है। ठीक है, अब इस फेरेनेक्स में जो है वो एक पैरेलल फूड पाइप के पैरेलल एक पाइप चलती है जिसे हम क्या कहते हैं? वाइंड पाइप कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने जाना कि एयर नॉस्ट्रिल के द्वारा अंदर जाता है, कहाँ पर? नेज़ल कैविटी में, और नेज़ल कैविटी में हेयर लाइनिंग होती है जो डस्ट पार्टिकल को फिल्टर करने का काम करता है। इसके अलावा जो नेज़ल कैविटी होता है वो म्यूकस से मॉइस्चराइज्ड होता है, जिससे कारण जर्म्स और डस्ट पार्टिकल एंटर नहीं कर पाते हैं फेरेनेक्स में, और केवल क्लीन जो हवा होती है, एयर होती है, वो एंटर कर पाती है हमारे जो है वाइंड पाइप में फेरेनेक्स के थ्रू। ठीक है, तो ये तो बात हो गई, अंदर पहुंच गया फेरेनेक्स तक। अब आगे जानते हैं कि फेरेनेक्स से क्या होता है।
द एयर देन पासिस थ्रू द ट्रैकिया। अब ये जो हवा अंदर गई है वो अब यहाँ देखिए तस्वीर में नेजल कैविटी से कौन जुड़ा हुआ है, फेरेनेक्स। और फेरेनेक्स से कौन जुड़ा हुआ है, एक पाइप देखिए गई हुई है। ये पाइप क्या है, इसको ट्रैकिया बोलते हैं या फिर वाइंड पाइप भी बोलते हैं। इस वाइंड पाइप के थ्रू जो है वो ऑक्सीजन रिच एयर जो है वो अंदर जाती है, ठीक है, नेक। और ये जो वाइंड पाइप होता है ये नेक रीजन यानी गर्दन के क्षेत्र में होता है। आप देख भी रहे होगे गर्दन के पास ही है आपके, है ना। तो अब ये वाइंड पाइप जब नीचे जाती हैं तो चेस्ट के पास जा कर के ये जो है दो भागों में, चेस्ट रीजन में दो भागों में डिवाइड हो जाती है और दोनों भाग को मिला के हम ब्रोंची बोलते हैं और सिंगुलर में बोलोगे तो ब्रोंचस बोलते हैं, ठीक है। अब हर एक जो ब्रोंचस होगा, ठीक है, ब्रोंची में हर एक जो ब्रोंचस होगा वो जो है वो लंग्स में हमारे एंटर कर जाता है और लंग्स में एंटर कर जाता है तो साथ साथ उसमें जो हवा होती है ब्रोंचस में वो भी एंटर कर जाती है। अब ये जो लंग्स होता है ये क्या होता है, ये लंग्स जो होते हैं वो हमारे जो शरीर में दो लंग्स मतलब दो जो है लंग्स जो है वो दो बड़े बैलून जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो रिब केज में लोकेटेड होते हैं चेस्ट कैविटी में। अब रिज केज क्या करता है, इन लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब तस्वीर में भी देख सकते हैं, ठीक है। अब नेजल कैविटी से फेरेनेक्स, फेरेनेक्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से जो ट्रैकिया है वो दो भागों में डिवाइड हो गया ब्रोंचस में, ठीक है। और ये ब्रोंचस जो हैं जिनको हम ब्रोंची भी कहते हैं, तस्वीर में देखिए लिखा हुआ है। अब ये ब्रोंची लंग्स में प्रवेश कर गए, ठीक है। अब आगे अब लंग्स में अंदर क्या होता है ये जानते हैं। इनसाइड द लंग्स, लंग्स के अंदर ईच ब्रांचेस फर्दर डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉलर ब्रांचेस। अंदर जाके ये ब्रांचेस जो है और बहुत सारे शाखाओं में बढ़ जाते हैं और इन शाखाओं को ब्रोंचियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोंचियोलस, ठीक है। ब्रोंचियोलस कहते हैं, तस्वीर में भी आप देख सकते हैं ब्रोंचियोलस को, ठीक है। इसके बाद जो ब्रोंचियोलस होता है उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, एयर सैक लाइक यानी हवा के थैले लगे रहते हैं जिनको हम एल्वियोली कहते हैं, ठीक है। जैसे अंगूर के गुच्छे लगे होते हैं ना, वैसे ही एल्वियोली जो है ब्रोंचियोलस में लगे रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एयर जो है हमारे लंग्स में जो है वो एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर एल्वियोली तक पहुंच जाता है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन रहती है। इसके बाद जो है यहीं पर क्या होता है, एल्वियोली से ही एयर जो है वो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड वेसल, क्योंकि ये जो क्या नाम है एयर सैक्स होता है एल्वियोली होते हैं, इसमें ब्लड वेसल्स लगी रहती है यानी खून की नालियाँ लगी रहती हैं, मतलब पाइप्स लगी रहती हैं, ठीक है। इन्हीं पाइप्स में कार्बन डाइऑक्साइड बहता रहता है तो ये ऑक्सीजन यहीं पे ब्लड में मिल जाता है और फिर ब्लड के थ्रू ये पूरे बॉडी में पहुंच जाता है ऑक्सीजन और बॉडी और सारे सेल तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अब यहाँ से ब्लड में जब गया तो ब्लड से ये सेल में जाएगा और वहाँ से सेलुलर रेस्पिरेशन चालू हो जाएगा। आइए जानते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में। जो ब्रीथिंग प्रोसेस यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कंप्लीट होने के बाद सेलुलर रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है। अब इस सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है देखते हैं। इन सेलुलर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड रीचेस अप टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होगा, अब ये ऑक्सीजन जो एल्वियोली से ब्लड में आ गया, ठीक है, अब ये ब्लड जो है वो बॉडी के हर सेल तक पहुंच जाएगा, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के द्वारा पूरे बॉडी के सेल तक पहुंच जाएगा। अब ये ऑक्सीजन जो है वो जो सेल्स में ग्लूकोज या शुगर है उसको उससे रिएक्शन करेगा और ऑक्सीडेशन प्रोसेस को करेगा। अब ये जब ऑक्सीजन प्रोसेस होगा तो उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, वाटर प्रोड्यूस होगा। अब ये एनर्जी जो है वो अलग अलग कामों में शरीर के इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सेलुलर रेस्पिरेशन में देखिए यहाँ ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाते हैं। तो ये पूरा केमिकल प्रोसेस जो है सेलुलर रेस्पिरेशन का होता है, ठीक है। आइए जानते हैं कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या अंतर होता है। बच्चों एनर्जी तो पैदा हुई थी और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर पैदा हुआ था, ठीक है, किस में, सेलुलर रेस्पिरेशन में। इसके अलावा इस प्रोसेस में जो गैसों का लेन देन भी होता है, देखा था ना आपने कि ऑक्सीजन को हमने एल्वियोली से ब्लड में लिया, सेल्स ने लिया, फिर सेल्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करेंगे, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ जाएगा,
फिर वो ब्लड में जाएगा तो और फिर ब्लड से वो लंग से फिर वो बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से जो है गैसों का एक्सचेंज भी इस प्रक्रिया में होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है और वो लंग्स के द्वारा वापस पहुंचती है ब्लड के थ्रू, और फिर ये लंग्स के द्वारा एक्सहेल हो जाती है, बाहर हो जाती है। ठीक है, आप जानते हैं ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि अब हमने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन दोनों पढ़ा है, तो अब हमको अंतर भी तो पता होना चाहिए कि दोनों में क्या अंतर है। तो बेटा जो ब्रीथिंग होता है वो एक फिजिकल प्रोसेस होता है, जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस होता है। उसने ऑक्सीजन रिएक्शन किया था ना, ब्रीथिंग में कहीं रिएक्शन हुआ था? नहीं हुआ था। ठीक है, एल्वियोली तक पहुंचने तक कोई रिएक्शन नहीं हुआ था, तो वो फिजिकल प्रोसेस है। जबकि सेल में जाकर के ऑक्सीजन ने फूड से रिएक्शन किया था, एनर्जी पैदा की थी, तो वो सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ। ठीक है, अच्छा, ये जो ब्रीथिंग प्रोसेस होता है ये लंग्स के थ्रू होता है, जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है वो सेल की बॉडी के सेल के अंदर होता है। ठीक है, अच्छा, ब्रीथिंग में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों का प्रोसेस होता है, जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन में केवल भोजन का ब्रेक डाउन होता है, भोजन टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी और वाटर बनता है। ठीक है, ब्रीथिंग में कोई एनर्जी पैदा नहीं होती, रिलीज नहीं होती, जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी ये सब पैदा होती है। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों ने मनुष्यों के रेस्पिरेशन में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके ऑर्गन हैं, उनके काम हैं, उसको पढ़ा। साथ में रेस्पिरेशन का जो मनुष्यों में प्रोसेस है ब्रीथिंग के द्वारा और सेलुलर रेस्पिरेशन के द्वारा, वो अच्छे से समझा। अब ब्रीथिंग के प्रोसेस में एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं ऑर्गन भी समझ सकते हो, ऑर्गन कह सकते हैं, या कोई एक स्ट्रक्चर होता है डायाफ्राम जिसे कहते हैं। उसका क्या रोल होता है ब्रीथिंग में, आइए इसको भी समझ लेते हैं। प्यारे बच्चों, जो डायाफ्राम होता है ना, वो क्या होता है, वो एक स्पेशल मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मांसपेशियों का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे लंग्स और दूसरे रेस्पिरेटरी ऑर्गन के अलावा एक जो है वो स्ट्रक्चर होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ठीक है, जो ब्रीथिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, आपको जैसा पता है कि जब हम एयर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, तो हमारी जो चेस्ट कैविटी होती है, मतलब सीने की जो गुहा होती है, वो एक्सपेंड हो जाती है, फैल जाती है। ठीक है, और जब हम ऑक्सीजन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो ये जो कैविटी होती है ये सिकुड़ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये जो चेस्ट कैविटी का फैलना, सिकुड़ना, यानी एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसको कंट्रोल कौन करता है? उसको कंट्रोल करने का काम करता है हमारा डायफ्राम। ठीक है, अब ये जो डायफ्राम होता है वो रिब बोन से जुड़ा रहता है, अटैच रहता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है डायफ्राम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो चेस्ट कैविटी के एक्सपेंशन और आप क्या बोलते हैं उसे, कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, डायफ्राम मैंने बताया आपको एक मस्कुलर शीट होती है जो चेस्ट कैविटी या रिब केज के बेस से अटैच रहती है। ठीक है बच्चों, अच्छा, अब जान लेते हैं कि ये डायफ्राम काम कैसे करता है। ये डायफ्राम काम कैसे करता है, तो आप इन तस्वीरों के माध्यम से इनका काम समझ सकते हो। पहला देखिए, जब हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो हमारी चेस्ट कैविटी फूल जाती है, एयर का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। एयर का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो ये जो एयर होता है वो जब इंक्रीज़ हो जाता है, तो ये क्या करता है, एयर प्रेशर रिड्यूस करने के लिए, मतलब सीने पे प्रेशर ज़्यादा ना रहे, इसको रिड्यूस करने के लिए जो है वो डायफ्राम जो है रिड्यूस द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द चेस्ट कैविटी, सो एयर फ्रॉम आउटसाइड इंटर अवर लंग्स। ठीक है, जो अंदर की लेयर होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड में आ जाती है, सॉरी इसमें लंग्स में आ जाती है, और अंदर वाली जो नई एयर आई होती है वो जो है वो अब इसको ठीक से समझिए, मुझे लग रहा है आप समझ नहीं पा रहे हैं, मैं समझा भी नहीं पा रहा हूँ लग रहा है। ठीक है, नहीं ऐसे समझिए, जब आप ऑक्सीजन को लेते हो, ठीक है, इनहेल किया आपने, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अंदर जाएगा चेस्ट कैविटी में, और मतलब लंग्स में। ठीक है, और वहाँ से जब जाएगा तो नेचुरल सी बात है, क्या होगा, लंग्स फूलेगा और चेस्ट कैविटी फूलेगी, तो इससे क्या होगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा, तो ये डायफ्राम नीचे चला जाएगा, और डायफ्राम नीचे जाएगा तो वो अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कहाँ जाएगी, लंग्स में वापस आएगी। ठीक है, प्रेशर के कारण,
और जो है वो फिर से, और ऑक्सीजन जो है वो वाटर में, उसमें ब्लड में आ जाएगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वियोली के द्वारा फिर बाहर पहुंच जाएगा, एक्सेल हो जाएगा। ठीक है। और जब एक्सेलेरेशन का प्रोसेस करते हैं तो ये डायफ्राम जो है एक्सेलेरेशन कर, जब मतलब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं तो ये प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है तो डायफ्राम ऊपर आ जाता है अपनी पुरानी पोजीशन पे। तो इस तरह से ये नीचे और ऊपर जो है इनहेल एक्सेल में करके जो है एयर के प्रेशर को कंट्रोल करता है, यानी ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। ठीक है। आई होप आप लोगों ने पूरे मनुष्य के रेस्पिरेशन के प्रोसेस को समझा होगा। ठीक है। और इसके अलावा एक और वीडियो मैं अटैच कर दूंगा इसके साथ, जिससे आप इसका पूरा फुली, मतलब मनुष्य में फुली मतलब पूर्ण रूप से कैसे प्रोसेस होता है, ये तो आधी अधूरी बात बताई गई है इसमें। ठीक है। पूरा प्रोसेस कैसे होता है इसको और भी अच्छे से क्लैरिटी से उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और समझ में आएगा इससे आपको। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।